यूएस नेवी के एक एडमिरल का हुसीज के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, बहुत बड़ा। हुसीज ने इनकी नाक में दम कर रखा है और इस हवाले से इन्होंने एक बहुत बड़ी एडमिशन की है। उन्होंने कहा कि हुसीज के साथ जो हमारी रेड सी के अंदर जंग जारी है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल कंसीडर की जा सकती है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल। उन्होंने कहा कि ये यूएस नेवी के लिए पिछले कई दहाइयों में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ी जंग। और वो किसी कंट्री या किसी बड़ी एंटिटी के साथ नहीं, बल्कि एक स्मॉल आर्म्ड ग्रुप के साथ, अंसारुल्लाह के साथ है, जो कि हुसीज के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कामयाबी है, टैक्टिकल कामयाबी। तो उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं कि हमें इस बैटल को समझने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में वापस जाना पड़ेगा, जहां पर बहुत सी नेवल शिप्स इंगेज होती थी एक जंग की एक्टिविटी में। ये वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की है इस जंग के हवाले से और अपने चैलेंजेस को डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं जंग की बात कर रहा हूं और इसको वर्ल्ड वॉर 2 की नेवल बैटल से कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि इस जंग का स्कोप इतना वसी इसलिए है कि इस लड़ाई में हम हमले कर रहे हैं उन पर, यानी अपने दुश्मन पर, दुश्मन हमारे पर हमला कर रहे हैं, हम फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए ये एक प्रॉपर जंग की हालत है। ब्रैड कूपर जो कि वाइस एडमिरल हैं यूएस नेवी में, ये यूएस सेंटकॉम के भी एक अहम कमांडर हैं। यूएस सेंटकॉम एशिया के पानियों में अपने काम करती है। हमने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूएस आर्मी ने अपनी जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो पूरी दुनिया में फैलाई हुई हैं। जैसा कि कोई भी आम कंट्री की फ़ौज होती है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया या चाइना वगैरह, उन्होंने अपनी जो कमांड्स हैं आर्मी की अपने मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड या सेंट्रल कमांड। तो यूएस की जो ये सेंट्रल कमांड है वो यूएस के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया की जो एक हिस्सा है उसके अंदर है। इसी तरह यूएस इंडो पैसिफिक कमांड है, जो कि साउथ चाइना सी में चाइना के जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखती है पैसिफिक ओशियन में। तो एशिया के पानियों में ये पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, ये इंडियन ओशियन का एक बहुत बड़ा पार्ट, अरेबियन सी, रेड सी, यहाँ पर जो सेंट्रल कमांड है वो एक्टिव है। और यहाँ से यूएस की नेवल पावर का आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह यूएस ने पूरी दुनिया में अपनी आर्मी और अपनी नेवी को फैलाया हुआ है। और इनके बहरी बेड़े हैं, इनकी पोर्ट्स हैं, इनकी एयर बेसिस हैं, इनकी दूसरी मिलिट्री बेसिस हैं जो कि डिफरेंट जगहों पर मौजूद हैं। और यूएस सेंटकॉम को बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बहुत से अरब ममालिक, जहाँ पर इनकी बेसिस हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, बहरीन, ये सब ममालिक। इस जंग के हवाले से इन्होंने मजीद कहा कि रेड सी के अंदर इनकी जो बैटल हो रही है हुसीज के साथ, इसमें इन्होंने अपने 7000 नेवी सेलर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। 7000 नेवी सेलर्स, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इसकी टैक्टिकल आउटरीच को देखें या टैक्टिकल ऑपरेशंस को देखें, इतनी बड़ी तादाद में ये जो सेलर्स हैं और फिर वॉरशिप्स और फिर हमले होना और रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, ये जंग के ज़ुमरे में आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल एक्टिविटी या नेवल वॉर है जिसमें हम इस वक्त इंगेज्ड हैं। उन्होंने कहा कि खाली यूएस नेवी की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 100 के करीब स्टैंडर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स मारे हैं हुसीज के खिलाफ। और यहाँ पर ब्रैड कूपर ने मजीद बात करते हुए कहा कि इन हुसीज को ईरानियंस की सपोर्ट हासिल है, ईरान इनको असलहा प्रोवाइड करता है और हम इनका जो रूट है पूरा स्मगलिंग रूट जिसके थ्रू ये असलहा लेते हैं ईरान से, हम उसके भी पीछे पड़े हुए हैं और उन कार्रवाइयों को भी इंटरसेप्ट करते हैं। बेसिकली यूएस हमेशा ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है कि ईरान इस पूरी एक्टिविटी में हुसीज के पीछे खड़ा है, जबकि ईरान कहता है कि अंसारुल्लाह की अपनी कार्रवाइयाँ हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन अमेरिका ने डेफिनेटली ईरान पर इल्ज़ाम लगाना होता है। और ईरान तो ये भी कहता है कि हमारे इनके साथ कोई बॉर्डर्स नहीं मिलते, कोई समंदरी पानी नहीं मिलता, हमारे लिए वैसे ही ये नामुमकिन सी चीज़ है कि हम यमन के अंदर जाकर इनको सपोर्ट करें। अभी भी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो हुसीज और अमेरिकन फोर्सेस के दरमियान एक बैटल शुरू हुई है रेड सी के अंदर। हुसीज यमन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको कंट्रोल करते हैं और इनका जो मेन पोर्ट एरिया है, जो बहुत सा जो कोस्टल एरिया है यमन का बहुत बड़ा, वो भी हुसीज के कंट्रोल में है। और इसी वजह से
ये इन पर स्ट्राइक करते हैं और जवाब में फिर यूएस और यूके की फोर्सेस आजकल एयर स्ट्राइक्स कर रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में यूएस ने अपनी वॉरशिप्स भी डिप्लॉय की हुई हैं। इसलिए इस एडमिरल का कहना है कि वॉरशिप्स की मौजूदगी बताती है कि ये कितनी बड़ी बैटल है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि हमें ये बहुत रेयर मौक़ों पर हुआ है कि हमें अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय करनी पड़ रही हैं। यूके के केस में हम देखते हैं कि उनके फाइटर जेट्स इन स्ट्राइक्स में हिस्सा ले रहे हैं यमन के अंदर, जबकि यूएस अपनी एयरफोर्स के साथ साथ अपनी नेवी को भी यूज़ कर रहा है, अपने वॉरशिप्स और वो जो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स हैं उनको यूज़ कर रहा है यमन के अंदर हूसीस के ठिकानों को तबाह करने के लिए। हूसीस का नैरेटिव यही है कि जब तक इजराइल गजा के अंदर अपनी बर्बरियत ख़त्म नहीं करता हम इजराइल बाउंड शिप्स पर हमले जारी रखेंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि इन्होंने यूएस और यूके की जो शिप्स हैं उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो सिविलियन शिप्स हों चाहे वो मिलिट्री शिप्स हों। और इसी वजह से जितनी भी जो कमर्शियल शिप्स हैं उन्होंने रास्ता बदल लिया है और वो लंबा ट्रेड रूट इख्तियार करने पर मजबूर हैं और वो केप टाउन से होते हुए अटलांटिक ओशन के रास्ते यूरोप पहुंच रहे हैं। और जो शॉर्टेस्ट रूट है रेड सी का, जो कि एशिया और यूरोप को मिलाता है, वो डिस्टर्ब हुआ है। इसी वजह से अमेरिका ने प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का आगाज़ किया था। शुरू में अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि हम 10 मुल्क की एक नेवल अलाइंस बनाएंगे जिसमें हमारे यूरोपियन, अमेरिकन और अरब पार्टनर्स होंगे। बहुत से यूरोपियन पार्टनर्स ने अमेरिकन को डिच करा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी एक जंग में नहीं हिस्सा ले सकते जिसकी बाद में बहुत सी रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, बहुत से जियोपॉलिटिकल मसले पैदा हो सकते हैं। इसीलिए इसी तरह अरब्स ने भी अमेरिकन का उस तरह साथ नहीं दिया। अमेरिका कहता रहा, आज भी कह रहा है, वो सऊदी अरब से भी कह रहा है कि आप इस जंग को ज्वाइन करें। सऊदी अरब और यूएई नहीं डायरेक्टली इसमें हिस्सा ले रहे। फिर पिछले दिनों हमने देखा कि यूके ने चाइना को प्रेशराइज किया, यूके ने, कि जी चाइना इस ट्रेड रूट को सिक्योर करने में अपना किरदार अदा करे और ईरानियंस को प्रेशराइज करे कि वो हूसीस को इन हमलों से रोके। अमेरिका क्लियरली इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है हूसीस के इन हमलों की वजह से। हालांकि हूसीस की जो ज़्यादा आउटरीच है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बाबुल मंडप के करीब ही हमले कर रहे हैं, लेकिन वो एक चोक पॉइंट बनता है जहाँ से डेली की तादाद में तकरीबन 50 के करीब शिप्स गुजरती हैं ट्रेड का सामान लेकर। तो दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा चंक इस झड़पों की वजह से मुतासिर हो चुका है और हूसीस कह रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आएंगे। हालांकि अभी रिसेंटली अमेरिका ने इनके 5 ठिकानों पर बमबारी की है यमन के अंदर, लेकिन हूसीस बाज नहीं आ रहे और वो यूके और यूएस की मिलिट्री और सिविलियन शिप्स को अटैक कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि एक इंडियन बाउंड शिप को भी उन्होंने निशाना बनाया जो कि यूके की एक शिप थी जो इंडिया में क्रूड ऑयल लेकर जा रही थी। यूएस ने 3 मोबाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को निशाना बनाया। इसके अलावा एक अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल को निशाना बनाया जिनका ताल्लुक हूसी से था। मतलब वो उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेंट करने की कोशिश कर रही है जो यूएस आर्मी है। और यूएस आर्मी के मुताबिक हम हूसीस की जो कैपेबिलिटी है उसको डेंट करने में कामयाब हो रहे हैं और हम ये जो डिफरेंट स्ट्राइक्स कर रहे हैं यमन के अंदर, उससे हूसीस के जो इरादे हैं वो पस्त हो रहे हैं और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट उनके असलहा डिपोज़ हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल हूसीस के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे। इसके अलावा यूएस की सेंटकॉम ने यह भी क्लेम किया कि यूएस कोस्ट गार्ड ने तकरीबन 200 पैकेजेस पकड़े हैं इलीगल वेपन्स के, जो कि हूसीस को सप्लाई किए जा रहे थे ईरान की जानिब से। अमेरिका के मुताबिक इस असलहा पैकेज में बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स और डिफरेंट एक्सप्लोसिव्स थे जो कि ईरानियन मेड थे। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं हूसीस के हमलों की वजह से और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल इसको डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इसमें इनके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में ये इन्होंने वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हुए हैं, 7000 नेवी सेलर्स और बहुत बड़ी तादाद में जो दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट है जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम है, फाइटर जेट्स हैं, उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है और वो स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं। और वो इस पूरे रीजन में जो बेसिस हैं उनको यूज़ कर रहे हैं हूसीस पर हमलों के लिए, जिनमें जॉर्डन का नाम भी आजकल आ रहा है कि जॉर्डन की सरजमीन को भी यूज़ किया जा रहा है। जॉर्डन के अलावा जो साइप्रस है उसको भी यूज़ किया जा रहा है। और भी कुछ अरब ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं जो कि इन हमलों में यूज़ हो रही हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका जो इस वक्त इतना खुलकर ये एडमिट कर रहा है कि इस जंग ने इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, क्या ये अमेरिकन सच बोल रहे हैं या ये कोई जंगी हिकमत अमली है
जिससे दुश्मन की सफ़ों में कन्फ्यूजन मज़ीद फैलाई जा रही है। यानी ये एक डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन है जिसमें इन्होंने इस जंग को वर्ल्ड वॉर 2 की नेवल बैटल से कंपेयर किया है। यूरोप के कैपिटल ब्रसल्स में पिछले दिनों कुछ बड़ी गहमा गहमी हुई है और बड़ी धुआंधार मीटिंग्स हुई हैं और उनमें काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ है बहुत से ममालिक के दरमियान। और उसके बाद यूरोप ने फैसला किया है कि वो रेड सी के अंदर अपनी वेसल्स उतारेगा, नेवल वेसल्स हूसीज को काउंटर करने के लिए। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन की जो सदर हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर रेड सी की सिक्योरिटी पर कायम करेंगे और हूसीज के हमलों को डिटर करेंगे। यूरोप ने जो नेवल मिशन लॉन्च किया है रेड सी के अंदर, उसका नाम उन्होंने एस्पेडस रखा है। एस्पेडस मिसाइल्स जो हैं वो इटालियन मेड मिसाइल होते हैं, नेवल मिसाइल, जो कि ये अपनी वेसल्स पे डिप्लॉय करते हैं और ये काफ़ी डेडली मिसाइल हैं। यूरोप की प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने ये नेवल वेसल्स इसलिए तैनात किए हैं कि हम रेड सी के अंदर जो कम्युनिकेशन और ट्रेडिंग लाइंस हैं उसको सिक्योर करने में अपना किरदार अदा कर सकें। ये नेवल मिशन ना सिर्फ यूरोपियन वॉरशिप्स को डिप्लॉय करेगा रेड सी के अंदर, बल्कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी डिप्लॉय करेगा गल्फ ऑफ आयडन और सराउंडिंग वाटर्स में। और इसमें यूरोप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यूरोप का नैरेटिव वो ये है कि हमने ये जो नेवल मिशन डिप्लॉय किया है इसके जो मकासद हैं वो ऑफेंसिव नहीं होंगे, यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं की जाएंगी। हमने ये जो मिशन है ये अपने डिफेंस के लिए डिप्लॉय किया है, ये डिफेंसिव पर्पसेस के लिए होगा, यानी अगर हूसीज के हमले होंगे तो जवाबन कार्रवाई की जाएगी। ये एस्पेडस वेसल्स का जो पूरा मिशन है, इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा वो ग्रीस में होगा, यानी मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस के पानियों में इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। ये ग्रीस सिटी लारिसा जो है एक खूबसूरत सिटी है, वहाँ पर इनका ऑपरेशनल सेंटर है और यहाँ पर जो वेसल्स हैं सिर्फ तब हरकत में आएंगी जब इन्हें कोई डिस्ट्रेस कॉल दी जाएगी। जब कोई भी इनसे रिलेटेड शिप अंडर अटैक होगी रेड सी के अंदर तब ये मूव करेंगी और शायद वो फिर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स कर सकती हैं। लेकिन अभी इनका मिशन यही है, अभी इनका जो नैरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमने डिफेंस में ये पूरे मिशन को डिप्लॉय किया है। इस ऑपरेशन का जो ओवरऑल कमांडर होगा वो ग्रीक होगा, लेकिन पानियों के अंदर जो ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वो इटालियन कमांडर के पास होगा। यानी पानियों के अंदर जो सारी चीज़ों को देखेगा जो लीड ऑफिसर है वो इटली से होगा। और इस चीज़ को इटली की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कंफर्म किया है और उन्होंने कहा है कि अब हम अपने पार्टनर्स का साथ देंगे रेड सी के अंदर। आपको याद होगा पहले यूरोप के बहुत से ममालिक इसमें अमेरिका का साथ नहीं दे रहे थे। अमेरिका ने पहले ये फोर्स अनाउंस कर दी ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत कि इसमें हमारे अरब और यूरोप के पार्टनर्स होंगे, लेकिन जो यूरोप के पार्टनर्स हैं जो फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह, उन्होंने माजरत कर ली थी। वो एक इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे जिससे इनडायरेक्टली उनकी ईरान और चाइना से भी बिगड़ सकती थी, तो इसलिए उन्होंने शुरू में तो रिफ्यूज़ किया। लेकिन ये ब्रसल्स में पिछले दिनों काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी लॉबिंग की है अमेरिका ने, जिसके बाद ये वो मुल्क जो पहले नहीं मान रहे थे अब वो इसमें शामिल हो गए हैं। स्पेन शायद अभी भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन ये जो नए ममालिक शामिल हुए हैं, यानी यूरोप की तरफ से जो फोर्स भेजी जा रही है अब, उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और ग्रीस शामिल हैं। ग्रीस और इटली तो बढ़ चढ़कर आगे शामिल हैं। जैसे हमने देखा है कि ग्रीस में पूरा ऑपरेशनल सेंटर होगा और इटली का जो कमांडर है वो पूरे मिशन को देखेगा। इसके अलावा जर्मनी इनकी ऑलरेडी मदद कर रहा था। फ्रांस पहले कुछ डामाडोल था, लेकिन फ्रांस और बेल्जियम भी अब एग्री कर गए हैं और ये सख्त निगोसिएशंस के बाद ये चीज़ सामने आई है और यूरोप की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। ये अमेरिका की लॉबिंग की काविशें रंग दिखा रही हैं कि अब यूरोप के बहुत से पार्टनर्स वो इस मिशन में अमेरिका के साथ शामिल हो रहे हैं। पहले हम देख रहे थे कि यूके और यूएस स्ट्राइक्स कर रहे थे, यमन के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हूसीज़ के ख़िलाफ़ उनके अंदर घुसकर ठिकानों पर बमबारी कर रहे थे जिसमें कोई भी यूरोपीय मुल्क नहीं था। अब यूरोपियंस थोड़ा बहुत एग्री किए हैं और वो भी समंदर की हद तक। वो कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, वो यमन के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दूर ही, मतलब यमन से काफ़ी दूर, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर वो वहाँ बैठेंगे
और जब अमेरिकन को इनकी मदद की ज़रूरत होगी ये हरकत में आएंगे। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो हमारी शिप्स हैं, कार्गो शिप्स जिनका ताल्लुक हमारी तिजारत से होगा, हम उनको भी सिक्योर करेंगे और अगर उन पर कोई हमला हुआ तो हम भी जवाबी हमला करेंगे। और इस हवाले से यूरोप ने कंफर्म भी किया है कि ये मिशन इनका 1 साल का होगा और इसमें इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो कार्गो शिप्स हैं उनको सिक्योर करना समंदरी पानियों में, ये रेड सी के अंदर। और यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि रेड सी के अंदर अमेरिकन फोर्सेस के साथ इनका मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जारी रहेगा, कॉन्टीन्यूस मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट रहेगी ताकि इस पूरे इशू को मिलकर टैकल किया जाए। अब इसमें अमेरिकन को इनको मनाने में काफ़ी एफर्ट लगी है। पहले जियोपॉलिटिकल रीजंस थी, लेकिन अब अमेरिका इनको ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि ये इकोनॉमिक रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको मैदान में आना होगा। और रिपोर्टेडली तकरीबन 27 कंट्रीज़ यूरोप की इसमें एग्री हो चुकी हैं। कुछ अभी भी ऐसे पार्टनर्स हैं जो नहीं एग्री कर रहे कि उनको नेवल मिशन डिप्लॉय करने चाहिए रेड सी के अंदर। लेकिन देखें आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है। बड़े बड़े पार्टनर्स तो सारे अमेरिका के साथ आ गए हैं फ़िलहाल। पहले यूके था, अब फ्रांस, जर्मनी और इटली भी आ गए हैं और ग्रीस भी आ गया है। अब स्पेन वगैरह का देखना है, स्पेन की तरफ भी सबकी नज़रें हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। यूके और यूएस तो मिलकर चाइना पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जंग में इनका साथ दे और यूएस ऑलरेडी सऊदी अरेबिया पर प्रेशर डाल रहा है कि वो हुसीस के ख़िलाफ़ इनकी मदद करे। लेकिन सऊदी अरब और चाइना वगैरह अभी कोई ख़ास इनकी बात सुन नहीं रहे और वो अपनी अकल के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। लेकिन यूरोप हमें जैसा कि पता है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल जो उनके फ़ैसले हैं वो काफ़ी हद तक अमेरिका से अलाइन होते हैं। तो काफ़ी लॉबिंग के बाद अब वो भी कुछ हद तक माने हैं अमेरिका की बात। लेकिन आप देखें काफ़ी अरसे वो भी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे यूरोपियंस, लेकिन अब वो मान गए हैं और उन्होंने डिप्लॉय कर दी अपनी वॉरशिप्स। इस हवाले से यमन के जो हुसीज़ हैं उन्होंने वार्न किया है यूरोपीय यूनियन को। उन्होंने कहा कि ये आप लोग आग से खेल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस जंग में पड़े हैं जो आपकी जंग नहीं है और आपको असल जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए जो कि गज़ा में जारी है। हुसीज़ ने ये क्लियर पैगाम दिया है यूरोपियंस को कि अगर आपने इस कोलिशन में हिस्सा लिया तो आपकी कश्तियों को हम डबो देंगे, हम उनको तबाह व बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सबक इन्हें बरतानिया से सीखना चाहिए कि आग से ये मत खेलें नहीं तो जल जाएंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सी जो बरतानिया की शिप्स हैं, कार्गो शिप्स, उनको टारगेट किया जा रहा है हुसीज़ की जानिब से। और यही हम देख रहे हैं कि ये जो बहुत सी शिप्स हैं, जो बहुत सी ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, वो इस रूट को अवॉइड कर रही हैं। और ख़ुद यूरोपीय यूनियन के कमीशन के एक मेंबर ने कहा है कि अब तकरीबन 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है कश्तियों को जो पहले उस ट्रेड रूट को यूज़ किया करती थी। अब वो दूसरे रास्ते से, मतलब साउथ अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक ओशन के रास्ते को यूज़ कर रहे हैं और सुएज़ कैनाल वाले रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं। और इसकी वजह से इजिप्ट की इकॉनमी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, इज़राइल की इकॉनमी को भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि इज़राइल बाउंड शिप्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं, यूके की कार्गो शिप्स। और इसके अलावा ये जो इजिप्ट है जो सुएज़ कैनाल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, वहाँ से भी कश्तियाँ कम गुजर रही हैं पहले के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गल्फ़ ऑफ आइडन यानी बाबुल मंडप के करीब हुसीज़ कश्तियों को निशाना बना रहे हैं। जो पहले यहाँ से तकरीबन 50 के करीब डेली कार्गो शिप्स गुजरा करती थी, वो अब नहीं गुजर रही। और हुसीज़ के कंट्रोल में ये सारा यमन का जो पोर्ट एरिया है, ये सारा हुसीज़ के ज़ेरे कंट्रोल है। तो वो जो उनकी की पोर्ट्स हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हुदैदा वगैरह पर, और इसलिए वो अटैक्स भी सफ़र करते हैं, लेकिन फिर वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी करते हैं। फिर अमेरिका उन पर हमले करता है, वो फिर उनकी मिलिट्री और कार्गो शिप्स को निशाना बनाते हैं। और इसलिए पिछले दिनों हमने देखा था कि एक यूएस एडमिरल ने कहा था, वो उन्होंने एडमिट किया था, उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवल बैटल है जिसमें हम इंगेज हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं, हुसी कोई ऐसी ऑफिशियल एंटिटी नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिकन एडमिरल ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी सबसे बड़ी नेवल वॉर है जो कि हुसीज़ के अगेंस्ट लड़ी जा रही है, जिसमें हम कांस्टेंट कन्फ्रंटेशन और इंगेजमेंट की हालत में हैं। यानी कभी हम हमले करते हैं, कभी वो हमले करते हैं। तो हुसीज़ ने यूरोपियंस को ख़बरदार कर दिया है कि अगर आप किसी मिस एडवेंचर में मुलविस हुए तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आप पर आयद होगी, जो उसके बाद होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यूरोप ने ये जो नेवल मिशन डिप्लॉय किया है रेड सी के लिए,
क्या यूरोप इस कॉन्फ्लिक्ट में फुली अमेरिकन फोर्सेस को ज्वाइन करेगा? जो यूएस का एक नेवल अलायंस है यहाँ पर, क्या वो उसको ज्वाइन करेंगे या वो दूर रहकर ही इस पर नज़र रखेंगे और बड़ा केयरफुली मामलात को लेकर चलेंगे आगे और हूसी से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे? यमन के हूसियों की यूके और यूएस के साथ इस वक्त जो एक जंग शुरू हुई है, उस हवाले से एक नया मोड़ सामने आया है। यूके का फॉरेन ऑफिस एक्टिव हो गया और उन्होंने चाइना से मुतालबा किया है कि आप ईरान को प्रेशराइज करें कि वो हूसीस के हमले रुकवाने में अपना एक किरदार अदा करें। जी हाँ, अब यूके ने चाइना से राब्ता किया है कि आप इनके हमले रुकवाएं, बहुत हो गई। अब हम देख रहे हैं कि हूसीस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं रुक रही और जवाबन यूके और यूएस यमन के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तहत उन्होंने एक इंडियन बाउंड शिप को निशाना बनाया है जो कि क्रूड ऑयल लेकर जा रही थी भारत की तरफ, और वो यूके ओन्ड शिप थी। इस हवाले से हूसीस के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हमने इस अटैक में लार्ज नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट मिसाइल दागे हैं जिन्होंने हमारे मकसद को पूरा किया है। उनके मुताबिक रेड सी में हमने डायरेक्ट एंड एक्यूरेट अटैक्स किए हैं और इस कश्ती को निशाना बनाया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने हमलों को जारी रखेंगे जब तक इजराइल फ़लस्तीन में बर्बरियत को ख़त्म नहीं कर देता। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस हमले को कंफर्म किया है और उनके मुताबिक यमन की जो मोका पोर्ट सिटी है उससे तकरीबन 70 नॉटिकल माइल्स के फासले पर यह इंसिडेंट पेश आया है रेड सी के अंदर। ये पोर्ट सिटी यमन का जो कैपिटल सिटी है सना, उसके साउथ वेस्ट में वाक़या है और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कश्ती किसी बड़े नुकसान से बच गई और इसके अंदर जितना भी अमला था वो भी महफूज रहा। इस हमले को यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंटकॉम है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि पनामा से ये क्रूड ऑयल लेकर भारत की तरफ जा रही थी। और इस हवाले से अमेरिका ने अपने स्टैंस को दोहराया है कि रेड सी के अंदर इन्होंने पूरी आलमी तिजारत को डिस्टर्ब करके रख दिया हूसीज ने, और इनकी सरपरस्ती ईरान कर रहा है। ईरान हमेशा से इन क्लेम्स को डिनाई करता है और फिर अमेरिका इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यमन में डायरेक्ट स्ट्राइक्स करता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यूके और यूएस की जो स्ट्राइक्स हैं यमन के अंदर हूसीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर वो जारी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हूसीज डेटर नहीं हो रहे और उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और बाबुल मंडप के करीब रेड सी के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को भी यूज़ कर रहा है। और अब यूके ने चाइना से राब्ता किया है और कहा है कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और इन हमलों को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। आप ईरान को कहें, क्योंकि ईरान इनकी सरपरस्ती कर रहा है ताकि ये जो ग्लोबल एक ट्रेड रूट है इसको सिक्योर बनाया जा सके। अभी हम देख रहे हैं कि हूसीज के हमलों की वजह से ये पूरा ट्रेड रूट मुतासिर हो चुका है। अमेरिका बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से हूसीज के इन हमलों को ख़त्म किया जा सके, लेकिन वो नहीं हो रहे। उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं, यूएस फोर्सेस के साथ उनकी झड़पें जारी हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल जो ट्रेड कंपनीज हैं, जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो ट्रेड रूट को बदलने पर मजबूर हैं और लंबा रास्ता इख्तियार कर रही हैं जो कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन से होता हुआ अटलांटिक ओशन की तरफ जाता है, एशिया से यूरोप की तरफ। वरना ये जो ट्रेडिशनल रूट है रेड सी वाला, वो शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा समंदरी रास्ता है जो कि एशिया और यूरोप के पानियों को मिलाता है और यहीं से बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। और दुनिया की जो ऑयल की ट्रेड है बहुत बड़ी मिकदार में वो भी यहीं से होकर गुजरती है। इस वक्त यूके और यूएस के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी बमबारी कर रहे हैं यमन के अंदर, और यूएस अपनी वॉरशिप्स का भी इस्तेमाल कर रहा है यमन में डिफरेंट ठिकानों पर बमबारी के लिए। और इन हमलों को यूएस सेंटकॉम के मुताबिक डिफेंसिव स्ट्राइक्स का नाम दिया जा रहा है कि ये हम अपने दिफा में कर रहे हैं, जबकि बहुत से एनालिस्ट जो इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूएस ये जो हमले कर रहा है यमन के अंदर, ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का हल नहीं है। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बेस गजा के अंदर है। जब तक यूएस गजा में एक पॉजिटिव रोल अदा नहीं करेगा वो इस साइड में अमन कायम नहीं कर सकता, बल्कि मजीद जंग को वो बढ़ा रहे हैं। तो अभी आप देखें ना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री पैकेज मंजूर करने की तैयारी करवा रहे हैं इजराइल के लिए। उसमें तकरीबन $16 बिलियन उन्होंने इजराइल के लिए रखा है। तो मतलब इजराइल इस वक्त जितने भी एक्शंस कर रहा है गजा के अंदर, मिलिट्री एक्शंस, उनको डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है अमेरिका की। और बाइडेन इस हवाले से पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, बाइडेन की जो पार्टी है, कि ये बिल अप्रूव हो जाए कांग्रेस से।
अभी सेनेट से अप्रूव हुआ है। वो ये चाहते हैं कि अगला जो अपर हाउस है वहाँ से भी ये मंजूरी करवाएं। वहाँ पर ट्रंप की पार्टी है और ट्रंप की पार्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुक्स निकाल रही है, क्योंकि वो जो बिल है उसमें यूक्रेन की भी मदद है, उसमें इसराइल की मदद है, उसमें ताइवान की मदद है। तो जो रिपब्लिकन्स हैं, जो ट्रंप की पार्टी वाले, वो कह रहे हैं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी और जो अपने बॉर्डर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम फॉरेन कंट्रीज़ को इतनी ज़्यादा एड क्यों दे रहे हैं? और ट्रंप ने ये भी सजेशन दी कि इस एड को हमें लोन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी है जो ऐसे ही नहीं हमें ज़ाया कर देना चाहिए। लेकिन बाइडन कह रहे हैं हमें इस हिस्टोरिक मोमेंट को ग्रैब करना चाहिए और अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए ताकि अमेरिका की जो हेजीमनी है पूरी दुनिया में वो बरकरार रहे। और इसलिए अमेरिका ने बड़े बड़े पैकेजेस निकाले हैं इजराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए। इजराइल को उन्होंने पूरा मिलिटरीली सपोर्ट करना है हमास के ख़िलाफ़ गज़ा में। यूक्रेन को उन्होंने $60 बिलियन देने हैं जो ये इरादा रखते हैं रशिया के ख़िलाफ़। और ताइवान को भी तकरीबन 4 से 8 बिलियन डॉलर्स तक देना है ताकि वो चाइना को आंखें दिखा सकें, जो चाइना के मनूवर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए। तो ये क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिलिट्री सपोर्ट मिल रही है इजराइल को और उस वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट वसी हो रहा है, फैल रहा है। ये हुसीज़ ये कहते हैं कि जब तक इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेगा हम भी अपने हमले नहीं रोकेंगे, और वो हमले नहीं रोक रहे और बदले में अमेरिका इजराइल से 1000 मील दूर यमन के अंदर स्ट्राइक्स कर रहा है, जिससे खित्ते में मज़ीद इंस्टेबिलिटी फैल रही है। और अब जब अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे तो अब वो डिफरेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं। वो चाइना को भी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना अपना एक रोल प्ले करे और इस ट्रेड रूट को सिक्योर बनाए। बेसिकली इस वक्त अमेरिकन के पास एक अच्छा आर्गूमेंट है कि पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर हो रही है, इसलिए इन सब ममालिक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें हमने देखा है कि इंडियन बाउंड शिप्स को भी इन्होंने निशाना बनाया, पाकिस्तानी बाउंड शिप्स को भी निशाना बनाया, और उसके बाद हमने देखा दोनों पाकिस्तान और इंडियन नेवीज़ दोनों ने अपनी अपनी वॉरशिप्स निकाल ली हैं अपने अपने समंदरों में। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि हुसीज़ के हमलों की वजह से जो पूरी दुनिया की नेवीज़ का फोकस रेड सी में शिफ्ट हुआ है, और तो ये अरेबियन सी जो पाकिस्तान के साथ सारा इलाका लगता है, जो पाकिस्तान के पानियों में, वहाँ पर सोमाली पायरेट्स एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और कुछ दूसरे मुल्कों की कश्तियों को भी बचाया पायरेट से। क्योंकि यहाँ पर फोकस जब कम हुआ है तो डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक को अपनी जो प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस, वो बढ़ानी पड़ गई है अरेबियन सी के अंदर, जो ग्रेटर इंडियन ओशन का पार्ट है। और इस वक्त एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है। इजराइल रफ़ा पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है और अमेरिका उसको रोकने में नाकाम हो चुका है, बल्कि वो मज़ीद मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, और वो इनके जो एक्शंस हैं उनको नहीं रुकवा पा रहे। शुरू में हमने देखा था कि बाइडेन ने थोड़ी बहुत तनकीद की थी नेतन्याहू के मिलिट्री प्लान्स पर, लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिकलिटी को देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो एड मंजूर करने के चक्करों में है कि इजराइल को पैसा मिल जाए। अब देखना यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक जाता है। इस पूरे रीजन में जो सही चैलेंज इनको मिला हुआ है वो हुसीज़ की तरफ से मिला हुआ है, और इसी वजह से ये हुसीज़ पर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दबाव डालना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि अरब्स भी इसमें अपना किरदार अदा करें, इसमें चाइना भी अपना किरदार अदा करे, और ये जो बाकी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया वगैरह, इनकी भी ख्वाहिश है कि ये भी अपना किरदार अदा करें। क्योंकि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो हुसीज़ के ख़िलाफ़ इनकी मदद करें, नेवल अलायंस में आए, शामिल हो, ताकि इन पानियों को सिक्योर बनाया जा सके। जबकि होना ये चाहिए कि यूएस को ये जो ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये पूरी लड़ाई वसी हो रही है, उसको रोकने में भी किरदार अदा करना चाहिए। यानी कि गज़ा वाला जो मसला है, जो इजराइल की गज़ा पर चढ़ाई है, उसको भी रोकने में यूएस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो कि यूएस नहीं कर रहा। और बहुत से दुनिया के लीडर्स इस हवाले से कह चुके हैं कि जब तक वो मसला हल नहीं होता मिडल ईस्ट में, तो बाकी जगहों पे भी अमन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लड़ाई फिर फैल जाती है। तो इस वजह से इनको चाहिए कि उस तरफ भी तवज्जो दें, वो वाली जो लड़ाई है, वो वाली बर्बरियत, उसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस हवाले से चाइना क्या किरदार अदा कर सकता है। जो यूके और यूएस अब चाइना पर दबाव डाल रहे हैं कि आप हुसीस पर दबाव डालें, आप ईरानियंस पर दबाव डालें कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में अपना किरदार अदा करें। क्या चाइना यहाँ पर रेड सी के अंदर टेम्परेचर को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकता है, या चाइना के हिसाब से ये उनके इंटरेस्ट में है कि यूएस वहाँ पर उलझा रहे।
रेड सी में जो मामलात है एक बार फिर गर्म हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 दिन की ब्रेक के बाद हुसीज और अमेरिकन के दरमियान एक अनअनाउंस किस्म का सीज फायर हमने देखा और उसके बाद हुसीज ने एक बार फिर हमले शुरू कर दिए और इस बार का जो हमला हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, जो कोई भी नहीं सोच सकता था। हुसीज ने अमेरिकन क्लेम्स के मुताबिक एक ईरानियन बाउंड शिप को हमले का निशाना बनाया है। जी हाँ, ईरानियन बाउंड शिप को किसने अटैक किया? हुसीज ने। वही हुसीज जिनके बारे में अमेरिका कहता है कि जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और ईरानियन बैग्ड शिप। अब अमेरिकन ने डिटेल्स दी हैं कि ये जो शिप आ रही थी ये ब्राज़ील से ईरान के अंदर कुछ सामान लेकर जा रही थी, जिसको हुसीज ने निशाना बनाया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने कंफर्म किया कि उनको इस हमले की इत्तला मिली कि यमन की जो एक पोर्ट सिटी है मोचा टाउन, उसके तकरीबन 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर समंदर के अंदर एक शिप को निशाना बनाया गया। एक वेसल्स पर 2 मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से उस वेसल्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा और कुछ इतलात के मुताबिक वेसल और उसमें जो मौजूद अमला था वो सब महफूज रहे और कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अब इस हवाले से यूएस सेंटकॉम ने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी की इस हमले के हवाले से। उन्होंने कहा कि हुसीज का जो ये क्लेम था कि हमने एक अमेरिकन शिप को निशाना बनाया, वो दरअसल ईरान बाउंड शिप थी जो ब्राज़ील से सामान लेकर जा रही थी। अमेरिकन के मुताबिक ये शिप MV स्टार आयरिस रेड सी के अंदर ट्रांजिट कर रही थी और इसने सदरन ईरान की एक पोर्ट बंदर इमाम खुमैनी में लंगर अंदाज होना था, यानी ईरान की तरफ ये जा रही थी, ईरान की पोर्ट की तरफ। और ये ब्राज़ील से कॉर्न्स की शिपमेंट लेकर ईरान जा रही थी। कॉर्न्स यानी मकई, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ईरान और ब्राज़ील के दरमियान कोई ट्रेड चल रही थी जिसमें ब्राज़ील अपनी कॉर्न्स एक्सपोर्ट कर रहा था ईरान को, और उस कश्ती को जिसमें वो कॉर्न्स जा रही थी उसको निशाना बनाया गया हुसीज की जानिब से। MV स्टार आयरिस एक ग्रीक ओन्ड मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड कार्गो वेसल है और इसको रेड सी के अंदर बाबुल मंडप स्टेट के करीब निशाना बनाया गया हुसीज की जानिब से। और इस हवाले से सारी डिटेल्स मैरीन ट्रैफिक की वेबसाइट पर देखी जा सकती थी, जिसमें उन्होंने अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दी कि 12 जनवरी को वो ब्राज़ील से निकली थी शिप और वो ईरान की जो बंदर इमाम खुमैनी पोर्ट है वहाँ पर लंगर अंदाज होने जा रही थी शिपमेंट लेकर। और इस हवाले से हुसीज ने अमेरिकन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसी दूसरी शिप्स का सहारा ले रहे हैं दूसरे मुल्कों की, ताकि अटैक से बचा जा सके। हुसीज के मुताबिक उन्होंने इस शिप को मल्टीपल नेवल मिसाइल्स की मदद से निशाना बनाया, जो कि सूटेबल नेवल मिसाइल्स थे इस शिप को तबाह करने के लिए। अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हुसीज ने सबसे पहले नवंबर में अटैक्स शुरू कर दिए थे अमेरिकन बैक्ड और इसराइली बाउंड शिप्स पर ये रेड सी के अंदर, और उन्होंने कहा था कि जब तक इजराइल अपनी जारियत बरकरार रखेगा गज़ा के अंदर, हम ये हमले जारी रखेंगे। और उस वक्त हमने देखा था अमेरिका ने एक नेवल फोर्स बनाई थी। उन्होंने कहा था इनिशियली के 10 ममालिक उसमें होंगे, लेकिन ज़्यादा मुल्क अमेरिका की मदद को नहीं आ सके। अमेरिका ने इस हवाले से चाइना को अप्रोच किया, सऊदीज़ को अप्रोच किया, अमरातीज़ को अप्रोच किया, इजिप्शियन को अप्रोच किया, लेकिन कोई इनकी मदद को नहीं आया, क्योंकि सारे इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे थे। और अमेरिका ने फिर अकेले यूके के साथ मिलकर ही वहाँ पर एक अलायंस बनाया और उन्होंने समंदर में कुछ झड़पें शुरू की। समंदर में जब इन्होंने झड़पें शुरू की तो फिर हमने देखा कि यूएस और यूके ने एक फ्रेश स्ट्राइक्स का आगाज़ किया यमन के अंदर, और फिर हमने देखा कि किस तरह उनके फाइटर जेट्स ने यमन के अंदर हुसीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को निशाना बनाया। हुसीज के कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके रेडार सिस्टम, उनके जो असलहा डिपो थे, इसके अलावा उनके जहाँ पे उन्होंने मिसाइल स्टोर किए होते हैं, फिर उनकी कुछ की पोर्ट्स को भी उन्होंने निशाना बनाया और उन जगहों को भी निशाना बनाया जहाँ पर ये ऑयल स्टोर करते हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और अमेरिकन मिलिट्री ने ये क्लेम किया कि हमने इनकी काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी को डेंट कर दिया है। और अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन ऑफिशियल्स जब भी हुसीज के हवाले से लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि ये ईरानियन बैक्ड एक ग्रुप है। ईरान हमेशा इसकी मुखालफत करता है, इसको डिनाई करता है। ईरान कहता है कि हम इनको कोई मिलिटरीली हम किसी किस्म की कोई सपोर्ट इनको नहीं दे रहे लॉजिस्टिक्स, बल्कि ये इनकी अपनी कैपेबिलिटी है और अपनी इनकी आउटरीच है जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रेड सी के अंदर। ईरानियंस कहते हैं हम इनको मॉरली सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई लिंक ही नहीं बनता, हमें इतना ज़्यादा
पूरा समंदर का ये पूरा इस रीजन से गुज़र के जाना पड़ता है। इस वजह से हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इन हुसीज़ को सपोर्ट करें, ये ख़ुद सपोर्ट करते हैं। तो हुसीज़ अपने इस नैरेटिव में, अपने इस क्लेम में डटे हुए हैं कि जब तक ये हमले नहीं रोकेंगे गज़ा के अंदर, हम इन हमलों को जारी रखेंगे। और यूएस और यूके की फ्रेश स्ट्राइक्स के बावजूद ये बाज नहीं आ रहे और इन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। कुछ दिन का पॉज आया था ये पिछले हफ्ते और उसके बाद फिर इन्होंने हमलों को रिज्यूम किया। लेकिन इस बार जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन्होंने जो निशाना बनाया इस बार एक ईरानियन बाउंड शिप को निशाना बनाया जो कि ईरान की तरफ जा रही थी। ईरान की तरफ चीज़ें ये लेकर जा रही थी, कॉर्न्स लेकर जा रही थी ब्राज़ील से। और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया की बहुत सी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो इस वक्त रूट को बदलने पर मजबूर हैं, वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर रही। बहुत सी कंपनीज़ ने जो इंश्योरेंस के लिए भी मैदान में आना छोड़ गई हैं, क्योंकि वो नहीं समझती कि ये अब रीजन सिक्योर है, रेड सी वाला। अमेरिका बहुत कोशिशें कर रहा है क्योंकि दुनिया की तिजारत का एक बहुत बड़ा चंक रेड सी से होकर गुजरता है। ये एक की रूट है जो कि एशिया और यूरोप को मिलाता है और सुएज़ कैनाल के ज़रिए फिर। लेकिन इस वक्त कश्तियों को ये लंबा रूट लेना पड़ रहा है, केप टाउन और फिर अटलांटिक ओशन, ये सारा लंबा रास्ता उनको लेना पड़ रहा है। और जो शॉर्टेस्ट रूट है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुतासिर हुआ है। अब इसका इल्ज़ाम आप इज़राइल पर दें, अमेरिका पर दें या हुसीस पर दें, बात यह है कि जब का ये गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसकी वजह से मामला कई जगहों पर फैल रहे हैं, जो जंग का स्कोप है वो वसी हो रहा है। इस हवाले से इनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं याया सारे, उन्होंने कहा कि हम ये हमले जारी रखेंगे और हम इसका जवाब दे रहे हैं जो इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जारियत की है, जो हमारे ठिकानों को निशाना बनाया, जो यमन की सॉवरेंटी पर इन्होंने अटैक किया है, हम भी इसका बदला लेंगे। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये यमन की सॉवरेंटी पर हमले का जवाब है बल्कि ये इज़राइल की जो बर्बरियत है गज़ा के अंदर, ये उसका भी जवाब है और हम इन हमलों को जारी रखेंगे जब तक ये अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आते। इससे 2 दिन पहले हमने देखा था कि यूएस ने कुछ मज़ीद स्ट्राइक्स की थी यमन के अंदर और कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। तो 2 दिन के बाद हुसीज़ ने रिटेलिएट किया और कुल मिला के तकरीबन 5 दिन बाद इन्होंने रेड सी के अंदर अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम किया हुसीज़ ने। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये हुसीज़ ने जो डिफरेंट हमले किए हैं, इसमें हमने देखा है इन्होंने इंडियन बाउंड शिप्स, पाकिस्तान बाउंड शिप्स और अब ईरानियन बाउंड शिप्स पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। क्या हुसीज़ इसकी वजह से अपनी सपोर्ट में कुछ वाज़ह कमी देखेंगे इन ममालिक की जानिब से, ये मुस्लिम ममालिक की जानिब से जैसे कि पाकिस्तान और ईरान वगैरह, क्योंकि इनकी ये भी अब क्लेम कर रहे हैं कि इनकी ट्रेड मुतासिर हो रही है। जैसे कि पाकिस्तान ने भी अरेबियन सी में अपनी नेवल वॉरशिप्स को तैनात कर दिया था इस सारे मामले के बाद। यमन के हवाले से एक नई रिपोर्ट सामने आई है कि जब से ये रेड सी की जंग शुरू हुई है जिसमें हुसीज़ और अमेरिकन फोर्सेस लड़ी हैं, तब से लेकर अब तक हुसीज़ तकरीबन 2 लाख फाइटर्स को ट्रेन और रिक्रूट कर चुके हैं अपने ग्रुप के अंदर। जी हाँ, 2 लाख फाइटर्स, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट के बाद यमन का जो पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लैंडस्केप है वो किस तरह तब्दील हो सकता है और क्या असरात इसके पड़ सकते हैं जो ये एक पीस निगोसिएशंस और पीस डील साइन करने जा रहे थे सऊदी अरेबिया के साथ। किस तरह इनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो बढ़ रही हैं वो यमन के पूरे डायनामिक्स को चेंज कर रही हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यमन में जो हुसीज़ है, जिनको अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, ये बिल्कुल रिलेंटलेस हुए हैं और वो हमलों पे हमले जारी रखे हुए हैं। हालांकि यूके और यूएस की फोर्सेस इन पर भी हमले कर रही हैं और पिछले दिनों तो हमने देखा है कि ईयू ने भी अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दी हैं समंदरों में, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। ये सारी जो इजरायली बाउंड शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये यूके और यूएस की जो वॉरशिप्स हैं और सिविलियन शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये तबाही फेरी हुई है इन लोगों ने और इनकी कार्रवाइयों की वजह से एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूके और यूएस की पावर इसलिए भी अंडरमाइन हो रही है कि हुसीज़ ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, इनको कोई भी टारगेट कर सकता है। एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हुसीज़ जो कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, उसके बावजूद वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं कि वो यूके और यूएस जैसी सुपर पावर्स को टारगेट कर सकते हैं और उनको तिगनी का नाच नचा सकते हैं।
तो ज़्यादातर जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं वो रेड सी के अंदर जो एक चोक पॉइंट है बाबुल मंडप, वहाँ पर जारी हैं और ये जो इजरायली बाउंड शिप्स हैं जो कि यूके और यूएस की शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अब एक नई रिपोर्ट आई है कि जब से इनकी ये जंग शुरू हुई है अमेरिकन फोर्सेस के साथ, इसके बाद इन्होंने रिक्रूटमेंट की एक नई वेव शुरू की है पूरे यमन के अंदर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हुसीस की जो पॉलिटिकल सपोर्ट है पूरे यमन के अंदर वो वसी हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी हुसीस जो डिफरेंट बैटल ग्रुप्स के साथ लड़ रहे थे, जिनको सऊदी लेड कोलिशन सपोर्ट कर रहा था जिन ग्रुप्स को, और ऑफिशियल गवर्नमेंट जिसको यूएन मानती है वो भी हुसीस के ख़िलाफ़ थी। अब ये जो बहुत से सेक्शंस हैं ना यमन के अंदर, वो इस जंग के बाद, गज़ा वॉर के बाद, अब ये हुसीस को ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं। यानी कि एक सेंटिमेंट ऐसा फैल रहा है यमन के अंदर जो प्रो मुस्लिम, प्रो फ़लस्तीनी सेंटिमेंट है, जो कि इज़राइल के अगेंस्ट सेंटिमेंट है, उसकी वजह से हुसीस को अपने मुल्क के अंदर एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है लोगों की तरफ से। और जो सेक्शंस इनके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे वो भी अब इनको धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। और इस हवाले से ये डेली बेसिस पर दर्जनों अफराद को अपने ग्रुप में एंटर कर रहे हैं एज अ फाइटर्स। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू फाइटर्स आर बीइंग रिक्रूटेड बाय द हुसीज, ये रिपोर्ट बता रही है। और इसी वजह से एनालिस्ट इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये यमन के पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर सकती है। जो एक लैंडस्केप बन रहा था ना 7 अक्टूबर से पहले, यानी इज़राइल और हमास की जंग से पहले क्या माहौल बन रहा था कि जंग में कमी आ रही थी। जो डिफरेंट ग्रुप्स थे वो आपस में हाथ मिलाने की बात कर रहे थे। सऊदीया से इनकी बातचीत चल रही थी, सऊदीया ने इन पर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। इनके लैंड कॉरिडोर्स, एयर कॉरिडोर्स, सी कॉरिडोर्स, काफ़ी हद तक इन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और जो सऊदी अरेबिया है इन पाबंदियों को हटाने जा रहा था। और अब ये बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं इस जंग के बाद, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि ये पूरे लैंडस्केप को चेंज कर रही हैं। कि पहले तो हुसीस का इस जंग में एंटर होना, फिर यूके और यूएस का एक नेवल फोर्स बनाना, उनका सऊदी अरब को कहना कि आप हुसीस से दोबारा लड़ाई की कैफियत में आ जाएं, फिर इनका डायरेक्ट स्ट्राइक्स करना, फिर इनका उससे डटर ना होना और जवाबी हमले करना रेड सी के अंदर, ये सारी चीज़ें इस पूरे सिस्टम को चेंज कर रही हैं जो कि अक्टूबर से पहले थे। और इसी वजह से हुसीस ने भी अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। यूके और यूएस की वॉरशिप्स को भी निशाना बनाया, जो कि एक बहुत ही एक जुर्रत का काम है, एक डेयरिंग मिशन है, जो कि कोई भी दुनिया की जो कंट्री है वो सोच भी नहीं सकती कि हम यूएस की वॉरशिप को निशाना बनाएंगे, और हुसीस ये कर रहे हैं। और इसी वजह से इनकी बहादुरी को देखते हुए और इनके प्रो फ़लस्तीनी स्टैंस को देखते हुए बहुत से जो यमनीज़ हैं, जो इनके मुखालिफ ग्रुप भी हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो इनके दस्तों में शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक हुसी ऑफिशियल से सवाल किया जाता है कि क्या जो पीस डील हो रही थी अरब से, जो सऊदी अरब से और जो यमन में इनके मुखालिफ ग्रुप हैं उनसे, तो क्या वो पीस डील अब सबूताज हो गई है, क्या उसका कोई फ्यूचर रहेगा इस पूरे ये मामलात, इन पूरी डेवलपमेंट्स के बाद? तो उन्होंने कहा कि हम अभी भी पीस डील पर काम कर रहे हैं और अब हम अपने रीजन के जो लोग हैं उनसे लड़ने का इरादा नहीं रखते, ये हुसीज़ ने कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ये अमेरिकन और इज़राइल के पिट्ठू बने रहेंगे तब तक हम इनसे लड़ेंगे, लेकिन अगर ये उनके मफादात को पूरा नहीं करते और हमारे साथ अमन के साथ रहते हैं तो हम इनसे भी अमन के ख्वाह हैं। यानी हुसीज़ ने पैगाम दे दिया है सऊदी लेड कोलिशन को और इनके बैक ग्रुप्स को कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे अगर आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आप अमेरिकन और इज़राइल के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जंग इज़राइल, अमेरिका और यूके वालों के साथ है, तो जब तक हमें इंटरनली कोई तंग नहीं करेगा हम भी उसे तंग नहीं करेंगे, यानी यमन के अंदर। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट यमन के अंदर से इनको मिलना शुरू हो गई है, जो कि यूएस के लिए एक बहुत तशवीश की बात है, क्योंकि यूएस इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इनकी कार्रवाइयों को लिमिटेड करना चाहता है, इनको वीक करना चाहता है। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है यमन के अंदर कि ये मजबूत हो रहे हैं। 2015 में इनकी लड़ाई शुरू हुई थी सऊदी अरब के साथ, तो उस वक्त सऊदी अरब समझता था कि एक इतना ज़्यादा मतलब असलहा और पैसा फेंक कर इनको कुचल दिया जाएगा, लेकिन ये मज़ीद मजबूत हुए और सऊदी अरब मजबूर हुआ इनसे पीस निगोसिएशंस करने पर और पीस डील करने पर। वो पीस डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई, वो अभी चल रही है। लेकिन आप ये देखें कि किस तरह हुसीज़ ने उस जंग को सस्टेन किया और एक
ताकतवर फोर्स के तौर पर इमर्ज हुए। और अब भी यही हो रहा है कि जब से यूके और यूएस ने इन पर स्ट्राइक्स शुरू की हैं और इन्होंने एक एग्रेसिव एंटी इजराइल स्टैंस को अपनाया है हुसीज ने, लोग इनको सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं यमन के अंदर। और इसी वजह से ये देखने को आ रहा है कि यमन के अंदर जो बहुत से शहरी हैं वो फ़लस्तीनी कॉज को लेकर बहुत पैशनेट हैं और बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, और इसी वजह से वो ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हुसीस की इस कैंपेन में वो इनका साथ दें, वो अंसारुल्लाह को ज्वाइन करें। और यही चीज़ यमन के अंदर हुसीस को लेवरेज प्रोवाइड करती है। और इस वक्त हालात ये हुए हैं कि हुसीस घंटों की बेस पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, नए नए सोल्जर्स भर्ती कर रहे हैं और वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, तैयार बैठे हैं कि हुसीस की वो सफ़ों में शामिल हों और दुश्मन के परखचे उड़ा दें। और यमन के अंदर हुसीस के जो बदतरीन दुश्मन थे वो भी इनकी सफ़ों को ज्वाइन करना चाहते हैं। और अब तक ये तकरीबन पिछले 2 से 3 माह में इन्होंने 1.5 लाख नई भर्तियां की हैं। 12 फरवरी की अगर बात करें, 12 फरवरी तक इन्होंने 1.5 लाख नए लोगों को हायर किया है और उसके बाद भी कोई 37,000 लोगों को, तो ये तकरीबन 2 लाख के करीब नंबर बनता है जो कि हुसीज़ अपनी फ़ौज में शामिल कर चुके हैं, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। और जो सऊदी लेड कोलिशन है जो इनके ख़िलाफ़ काम कर रहा था, उसका तो अब कोई चांस नहीं कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई नया ऑफेंसिव शुरू कर सकें। यानी सऊदी अरब अब सोच भी नहीं सकता कि इनसे दोबारा पंगा ले। सऊदी अरब को इनसे पीस डील ही करनी पड़ेगी जो कि अपनी क्लोजिंग के करीब थी, लेकिन अमेरिका कह रहा है सऊदी अरब को कि आप इनसे ना करें पीस डील, आप इनके ख़िलाफ़ जंग में हमारी मदद करें। वो तो सऊदी अरब है जो काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है और उसने अमेरिका को भी देखना है और उसने अपने रीजन में इन लोगों को भी देखना है, हुसीज़ वगैरह को। तो यहाँ पर इसलिए सऊदी अरब ना इनसे लड़ाई कर रहा है, ना अभी पीस डील की तरफ बातें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे ये भी एक एलिमेंट आता है कि अगर इनसे पीस डील करता है तो आलमी दबाव बढ़ सकता है सऊदी अरब पर कि देखो जी, जो लोग पूरी दुनिया का अमन ख़राब कर रहे हैं, मतलब वेस्ट वाले तो यही कहेंगे ना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट को ख़राब कर रहे हैं, सऊदी अरब उनसे हाथ मिला रहा है। तो सऊदी अरब की भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से वो इस वक्त बैठा हुआ है चुप करके साइड पर देख रहा है तमाशे को। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन है सऊदीज़ के लिए कि कब इनसे हाथ मिला है। और जो यमनीज़ हैं, जो हुसीज़ हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो उनको किसी की परवाह नहीं है, वो उनको कोई ख़ास परवाह नहीं है कि सऊदीज़ उनसे पीस डील करें या ना करें। उन्हें पता है कि इस मौके पर सऊदीज़ की पोजीशन वीक है, मतलब उन्हें पता है कि सऊदीज़ इन पर कोई नया ऑफेंसिव नहीं लॉन्च कर सकते, क्योंकि यमन के अंदर इस वक्त इन्होंने भर्ती की एक मैसिव कैंपेन शुरू की हुई है। और सऊदी अरब को, अगर सऊदी अरब इनसे दोबारा लड़ने जाता है तो यमन के अंदर इनको बंदे नहीं मिलेंगे जो कि हुसी से लड़ सकें, क्योंकि वो सारे इस वक्त फ़लस्तीन की कॉज को देखते हुए हुसीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। एनालिस्ट के मुताबिक हुसीज़ को पहला बूस्ट मिला था जब इज़राइल और गज़ा की वॉर शुरू हुई थी और इन्होंने एक एंटी इज़राइल अप्रोच अपनाई थी, और उसके बाद ये ज़्यादा फाइटर्स इन्होंने भर्ती किए थे। और दूसरा बूस्ट तब मिला इनको जब यूएस और यूके ने डायरेक्ट स्ट्राइक्स करनी शुरू की हैं यमन के अंदर हुसीज़ के ठिकानों पर। तो वहाँ से हुसीज़ को एक ये भी नैरेटिव बनाने में मदद मिली कि देखो ये अब डायरेक्ट हमसे लड़ने पर आ गए हैं इज़राइल की वजह से, और इसीलिए यमन के अंदर हुसीज़ के लिए काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा है और वो एक ताकतवर पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, जो पहले एक मिलिट्री एंटिटी थी और पॉलिटिकल भी उनका था, एक कैपिटल था, लेकिन अब वो पॉलिटिकल कैपिटल ज़्यादा हो गया है। और एनालिस्ट के मुताबिक इन स्ट्राइक्स ने नो डाउट हुतीस की जो मोबिलाइजिंग सपोर्ट है यमन के अंदर उसको इंटेंसिफाई करने में रोल प्ले किया है। और इसी वजह से अब क्या हो रहा है कि हुसीज़ अब यमन के अंदर भी काफ़ी हद तक एक पावरफुल एंटिटी बन रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर इनकी लड़ाई जारी थी कुछ ग्रुप्स के साथ जो कि काफ़ी हद तक वो ऑलरेडी रुकी हुई थी या कम हो गई थी, तो अब हुसीज़ उसको बिल्कुल कम करने के लिए जो फ्रंट लाइंस हैं, जो पुरानी फ्रंट लाइंस थी यमन के अंदर, वहाँ पर अपने ये नए ताज़ा दम जो दस्ते हैं उनको खड़ा कर रहे हैं, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि इंटरनली ये किसी किस्म के चैलेंज से आज़ाद हो जाएं और इनका पूरा फोकस यूके, यूएस और इज़राइल पर हो, और रेड सी के अंदर ये जो अटैक्स कर रहे हैं वहाँ पर ये फोकस करें, और जो वापस इनको स्ट्राइक्स मिल रही हैं यूके और यूएस की तरफ से उनसे निपटें।
और इसी वजह से ये जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं ये यमन के अंदर डिफरेंट जगहों पर डिप्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स की ये कोशिश हो सकती है कि इन यूएस और यूके के हमलों के पेश नज़र अगर इनकी पोजीशन कहीं भी वीक पड़ती है तो इन पर एक नया फ्रंट खोल दिया जाए यमन के अंदर से। इस ख़तरे के पेश नज़र ये अपने मुल्क के अंदर डिप्लॉयमेंट में इजाफा कर रहे हैं हुसीज़। और एक सूबा है मारिब, ये मादनियात से और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन ये अभी हुसीज़ के कंट्रोल में नहीं है। ये जो सऊदी लेड कोलिशन है, ये जो दूसरी पार्टी है, ये उनके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और मारिब भी एक पहले बैटल ग्राउंड रहा है जंग का, ताकि रिसोर्सेज का जो कंट्रोल है वो किसी भी पार्टी के पास आए और वो मज़ीद मुस्तहकम हो। और इसी वजह से अब पूरे ख़ित्ते का लैंडस्केप चेंज हो सकता है हुसीज़ के इन कार्रवाइयों की वजह से। और हुसीज़ के लिए जो एक सपोर्ट पैदा हो रही है यमन के अंदर, इस वजह से पूरे ख़ित्ते का लैंडस्केप चेंज हो सकता है। सऊदी अरब को अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करनी पड़ सकती है, यूके और यूएस को अपनी स्ट्रेटजीज़ तब्दील करना पड़ सकती हैं, ईरान को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरह इनको इस पूरे मामले को मैनेज करना है। और ये डेफिनेटली जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि इस पूरे रीजन में उनका एक और दुश्मन ग्रुप मजबूत हो रहा है। और डेफिनेटली सऊदी अरब इस जंग को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अब पीस डील साइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक तरफ आलमी दुनिया का प्रेशर है सऊदी अरब पर और एक तरफ सऊदी अरब की जो रीजनल जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हैं, उसने उनको भी देखना है कि उनसे भी बिगाड़नी नहीं है उन्होंने। और इज़राइल के हमलों के बाद ये सिचुएशन मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो इतनी बड़ी तादाद में हुसीज़ को सपोर्ट मिल रही है यमन के अंदर से, या सऊदी अरब के लिए चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी हैं कि वो अब मज़ीद इनसे लड़ नहीं सकते। क्या आप सऊदी अरब और हुसीज़ के दरमियान आने वाले दिनों में कोई पीस डील साइन होती देख रहे हैं? जो इन्होंने इरादा किया कि हम इसको जारी रखेंगे पीस नेगोशिएशंस को, क्या वो पीस डील फाइनलाइज हो जाएगी या आलमी कुव्वतें इस पीस डील को सबूताज करने में कामयाब हो जाएंगी? इस वक्त यमन के आसपास बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुसीज़ ने कुछ नए इकदाम किए हैं जिन्होंने अमेरिका और उनके इत्तहादियों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि इन्होंने मैसिव किस्म की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है यमन के अंदर, ताकि वो इन कुव्वतों से लड़ सकें डिफ़िकल्ट टाइम्स में। अब इन्होंने एक नया ऑर्डर जारी किया हुसीज़ ने, और उन्होंने कहा कि ये जो रेड सी के पानी हैं इनमें कोई इजरायली, अमेरिकन या यूके की शिप फटक नहीं सकती। ये उन्होंने एक मरासला जारी कर दिया अपने कम्युनिकेशन सेंटर के थ्रू। उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है और उन्होंने शिपिंग कंपनीज को ये कहा है कि अगर तुम्हारा ताल्लुक इजराइल, यूके या यूएस से होगा तो तुम्हें हम उड़ा कर रख देंगे। बेसिकली उन्होंने अपने एरिया के सराउंडिंग में रेड सी का जो पोर्शन है वहां पर इन कश्तियों को बैन कर दिया जिनका ताल्लुक इजराइल, यूके या यूएस से है, चाहे वो मिलिट्री शिप्स हों, चाहे वो सिविलियन कार्गो शिप्स हों जो कि सामान लेकर जाती हैं तिजारत का। इस हवाले से हुसीज़ का जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसने लेटर्स लिखे हैं शिपिंग कंपनीज को कि आप इस हुक्म को फॉलो करें और हमारे अहकामात हैं उनकी पासदारी करें। जितनी भी इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनीज उस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं सबको ये पैगाम भेजा है उन्होंने। ये पैगाम उन्होंने उन कश्तियों के लिए भेजा है जो कि अरेबियन सी, गल्फ ऑफ आइडन और रेड सी के अंदर सेल करती हैं। और इस हवाले से हुसीज़ ने 2 नोटिस जारी किए हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और बयान जारी किया हुसीज़ ने और उसमें उन्होंने कहा है कि सबमरीन वेपन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, यानी अमेरिकन, इजरायली या यूके की जो भी सबमरीन इस एरिया में ऑपरेट कर रही होगी उसको सबमरीन वेपन्स इस्तेमाल करके उड़ा देंगे। और इस हवाले से उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है अमेरिका को कि रेड सी और आसपास के समंदरों में हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें अब ये सबमरीन वेपन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अभी एक दिन पहले इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया है एक हमले की, जिसमें इन्होंने यूके ओन्ड कार्गो शिप को निशाना बनाया है और एक यूएस वॉरशिप वो भी इनके हमलों के ज़रिए ताब आई है। तो इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी हुसीज़ ने कबूल की है। और इसके अलावा इजराइल की जो एक पोर्ट सिटी है इलात, वहाँ पर भी ड्रोन्स और मिसाइल्स मारे गए हैं
और इंटरेस्टिंगली इलाद का जो एरिया है यमन से, यमन जो हुसीस का गढ़ है वहाँ से इसका फासला तकरीबन 1000 मील बनता है। यानी इतनी दूर से इन्होंने हमले लॉन्च किए हैं इज़राइल के एक सिटी पर। और हमने ये 2 महीने पहले भी देखा था कि यहाँ पर मिसाइल दागे गए थे इसके समंदरों के आसपास इलाद शहर के, और इज़राइल ने ये इलाका खाली करवा लिया था और लोग महफूज बंकर्स में चले गए थे। इलाद सिटी रेड सी के नॉर्थ साइड पर वाक़या है, और सदर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर ये यमन का सारा एरिया है, बाबुल मंडप, और ये बड़ा दूर है यमन से। तो इस वक्त हम देख सकते हैं कि हुसीस काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं अमेरिका और उसके पार्टनर्स के ख़िलाफ़। इसमें हम 2 से 3 नई डेवलपमेंट्स आई हैं जो हमने देखी हैं। पहले तो ये कि उन्होंने जो अपनी रिक्रूटमेंट है उसमें इजाफा कर दिया है। जो यमन के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भर्तियां कर रहे हैं अपनी फ़ौज में, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो हुसी मुखालिफ ग्रुप थे वो भी अब इनको ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो मुल्क के अंदर उनकी मुश्किलात हैं वो कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि ये क्या हो रहा है। अमेरिका भी देख रहा है, और इसके अलावा इन्होंने सब मैरीन मिसाइल्स को यूज़ करने का भी इशारा दे दिया है। और इसके अलावा इन्होंने अब ये जो लेटर जारी किया है कि कोई भी अमेरिकन, इजरायली और बरतानिया की शिप नहीं गुजर सकती इस एरिया पे। और इसके साथ ही इज़राइल की जो पोर्ट सिटी है वहाँ पर भी इन्होंने मिसाइल दागे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हुसीस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कम नहीं हो रही। अमेरिका ने इनको रोकने के लिए एक नेवल फोर्स बनाई थी और एक ऑपरेशन का आगाज़ किया था, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसमें इन्होंने बहुत से कंट्रीज़ से कहा था कि वो इनको ज्वाइन करें। बहुत से कंट्रीज़ ने अभी ज्वाइन नहीं किया, जैसे अरब ममालिक ने अभी अमेरिका की बात नहीं सुनी, चाइना को ये कह रहे हैं। और पिछले दिनों सख्त लॉबिंग के बाद हमने देखा है कि जो यूरोप के पार्टनर्स इनकी बात नहीं मान रहे थे अमेरिका की, वो भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी रेड सी के हवाले से जो सिक्योरिटी इकदाम हैं वो किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो तिजारत है उसको महफूज बनाना है, इसलिए यूरोप ने अब ग्रीस के अंदर एक सेंटर बनाया है और वहाँ से वो वॉरशिप्स को डिप्लॉय कर सकता है, वहाँ से वो भेज सकता है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। उन्होंने कहा कि हम ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन डिफेंस में अगर हमारी कश्तियों को निशाना बनाया गया तो हम भी इन पर हमला करेंगे। और हुसीज ने इनको भी वार्निंग दी थी यूरोपियंस को, और यूरोप में जो नए ममालिक शामिल हुए हैं अमेरिका के साथ, उसमें इटली, ग्रीस और जर्मनी शामिल हैं, जबकि जो बेल्जियम है वो भी, उसने भी हाँ कर दी है। फ्रांस ने भी हाँ कर दी है, लेकिन स्पेन ने अभी तक इस हवाले से कोई हाथ नहीं पकड़ाया अमेरिका को। हुसीज ने यमन के सिटी सना के अंदर एक नया ह्यूमैनिटेरियन सेंटर बनाया है, जहां पर इन्होंने एक कम्युनिकेशन का सिस्टम भी पूरा लॉन्च किया है, जहां से इन्होंने इन कंपनी से रब्ता किया है, इन शिपिंग कंपनी से, और इनको ये पैगामात भिजवाए हैं। और हुसीज ने कहा है कि किसी भी मसले की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने अपना एक कोऑर्डिनेशन सेंटर बना लिया है सना के अंदर, जिसके ज़रिए वो ये पैगामात भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो अगर आपने रेड सी से गुजरना है, लेकिन आपका कनेक्शन इजराइल, अमेरिका या बरतानिया से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपके सेफ एंड सिक्योर पैसेज में आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपका ताल्लुक इन 3 कंट्रीज से नहीं होगा और किसी मसले की सूरत में आपने हमसे रब्ता करना है। यानी वो इस बैटल में एक प्रॉपर नेवल फोर्स के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं, और इसका एतराफ़ तो एक अमेरिकन एडमिरल ने भी किया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ी नेवल बैटल है जो कि हम लड़ रहे हैं हुसीस के साथ रेड सी के अंदर। यानी इतनी बड़ी नेवल बैटल, इतनी बड़ी तादाद में हमले, डिफेंसिव हमले और फिर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स, उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड वार 2 के बाद नहीं देखी। ये पहला वाक़या, और इसमें हैरान कुन बात है कि एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है अंसारुल्लाह हुसीज, जो कि अपनी कैपेबिलिटी की बेस पर इनको तिगनी का नाच नचाए हुए हैं। और अमेरिका क्लेम करता है कि इनके पीछे ईरान है, जबकि ईरान कहता है कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते, ये हुसीज की अपनी कार्रवाइयाँ हैं। इन सारी कार्रवाइयों की वजह से हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग रूट है, जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो भी लंबे ट्रेड रूट को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, और अब वो साउथ अफ्रीका से होकर जा रही हैं। ये रेड सी का जो शॉर्टेस्ट एरिया था, जो 15% ग्लोबल ट्रेड को केटर करता था, वो इस वक्त मुतासिर हो चुका है, और इस वजह से जो कॉस्ट है, जो ट्रेडिंग कॉस्ट है, वो भी बढ़ चुकी है। रेड सी का एरिया सुएज कैनाल को कनेक्ट करते हुए यूरोप की तरफ जाता है, और इसकी वजह से जो इजिप्ट के रेवेन्यूज़ हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाता है सुएज कैनाल के रास्ते से, और वो भी आजकल उसको कम मिल रहा है क्योंकि कश्तियाँ लंबे रूट्स को लेने पर मजबूर हैं।
हूसीस की बात करें तो यमन के एक बहुत बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल है और जो कैपिटल सिटी है वो भी उन्हीं के ज़ेरे कंट्रोल है और जो मेन पोर्ट सिटीज़ हैं वो भी हूसीस ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए समंदरों पर भी काफ़ी हद तक वो छाए हुए हैं, बाब अल मंडब, गल्फ़ ऑफ एडन के करीब। और यहाँ पर डेली तकरीबन 50 से 60 के करीब कार्गो शिप्स गुजरती थीं, जिनकी तादाद अब कम हुई हुई है इन्हीं हमलों की वजह से, इन्हीं झड़पों की वजह से। पहले इन्होंने कहा था कि हम इजरायली बाउंड शिप्स को टारगेट करेंगे और उसके बाद जब अमेरिका ने फोर्स बनाई, जब अमेरिका ने डायरेक्ट स्ट्राइक्स शुरू की यमन के अंदर, तो तब से इन्होंने ऐलान किया कि यूएस और यूके भी हमारे दुश्मन हैं। पहले इन्होंने उनको वार्न किया, लेकिन अमेरिका ने स्ट्राइक्स जारी रखी और अब इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमले शुरू कर दिए हैं इनकी शिप्स पर। और अमेरिका काफ़ी हद तक परेशान भी है, ये उनके अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका समझ रहा था कि इनकी कैपेबिलिटी को वो डेंट पहुंचाएगा, लेकिन उनकी कार्रवाइयों में कमी नहीं आ रही, बल्कि हमने ये देखा है कि वो मज़ीद सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे हैं और 2 लाख से ज़ायद सोल्जर्स को अब तक पिछले 2 से 3 माह में वो रिक्रूट कर चुके हैं। और इसमें जो पीस एफर्ट्स हैं यमन के अंदर वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही हैं। सऊदी अरेबिया इस हवाले से काफ़ी हैरान परेशान है और वो ये देख रहा है कि ये जो पीस निगोसिएशंस चल रही थी इनकी हूसीस के साथ, इनको कैसे आगे लेकर चलेगा, क्योंकि हूसीस भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं और एक तरफ से अमेरिका का भी प्रेशर है कि आप इनसे लड़ाई करें, हमारे साथ मिलें और इनको डेटर करें। अभी डेली बेसिस पर इनकी झड़पें हो रही हैं अमेरिकन फोर्सेस के साथ। अभी सेंटकॉम ने क्लेम किया था 2 दिन पहले कि सेल्फ डिफेंस में हमने 4 स्ट्राइक्स की हैं इनके ठिकानों पर, और उन्होंने कहा कि हमने 7 एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को तबाह किया है जो कि यमन के अंदर से आ रहे थे। अमेरिका देखें इस वक्त पूरी नेवल पावर के साथ बैठा हुआ है यमन के सामने, ये रेड सी के अंदर, जिसमें इनकी वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम हैं, इनके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैं, हर तरह का ये नेवल इक्विपमेंट लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये परेशान है। यूरोप अभी रेड सी के अंदर डायरेक्ट नहीं आया, यूरोप अभी ये मेडिटेरेनियन सी में बैठा हुआ है जो यूरोप की फोर्सेस हैं, और वो किसी भी डिस्ट्रेस कॉल की सूरत में इनकी मदद के लिए पहुंचेंगी। और उन्होंने कहा कि जो हमारी कंपनीज़ हैं हम उनकी भी हिफाजत करेंगे रेड सी के अंदर। लेकिन अभी उनका क्लेम है कि हम अभी ऑफेंसिव स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिफेंस में इस एरिए में गश्त करेंगे। हूसीस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक इजराइल अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा गज़ा के अंदर, तब तक हम इनको तंग करते रहेंगे, इनके पार्टनर्स को, हम इस इलाके की ट्रेड को मुतासिर करते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि इसका इल्ज़ाम हम पर ना डालें, इसका सारा ब्लेम इजराइल पर आता है और अमेरिका पर जो उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। तो वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अमेरिका पहले इजराइल को जाकर रोके फिर हमारे पास आए। और उन्होंने कहा कि जब तक ये गज़ा का मसला हल नहीं होगा इन पानियों में भी अमन नहीं आ सकता। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड रूट है रेड सी का, शिपिंग कंपनीज़ अब शदीद परेशान हैं और वो लंबे रूट्स को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और इसी वजह से जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भी परेशान हैं और उन्होंने इस रूट से गुजरने वाली बहुत सी कश्तियों की इंश्योरेंस कैंसिल कर दी है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। तो हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि हूसीज़ अपनी जो ऑफेंसिव कार्रवाइयाँ हैं उससे पीछे नहीं हट रहे। वो यमन के अंदर भी अपनी तादाद में इजाफा कर रहे हैं, वो समंदरों में इन पर हमलों में इजाफा कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम सबमरीन वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे और ये जो नया मरासला जारी किया है कि कोई भी इजराइल, अमेरिकन या बरतानवी शिप यहाँ से नहीं गुजरेगी। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या हूसीज़ अपने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने में भी कामयाब होंगे कि या सिर्फ ये एक ऑर्डर की हद तक ही था और अमेरिका इसकी ऐसी की तैसी फेर कर रह देगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।